Hello everyone. This is the seventh session of vectors, and it can turn out to be the last session of vectors because हम इसमें अपना last topic पढ़ने वाले हैं, which will be cos cross product. पिछले सेशन में vectors के sixth session में we did not study much. We ended up solving a lot of problems. There were approximately 9 to 10 problems, और उसके अंदर problems के जरिए मैंने आपको concepts भी बताने की कोशिश किया था. Vectors 5 में theoretically जो चीज हमने छोड़ी थी, जो एंड किया था विच वॉज डॉट प्रोडक्ट, तो उसके कंटिन्यूएशन में जब हम वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में पढ़ते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, तो उसमें एक था डॉट प्रोडक्ट, दूसरा था क्रॉस प्रोडक्ट. वी स्टडीड अबाउट डॉट प्रोडक्ट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट. तो चलिए शुरू करते हैं. सो क्रॉस प्रोडक्ट, जब आप बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाएगा. नाउ व्हाई वुड वी से इट टू बी अ वेक्टर प्रोडक्ट? इट्स बिकॉज इसका जो आउटकम होता है इज वेक्टर. जैसे डॉट प्रोडक्ट का आपने आउटकम देखा था, डॉट प्रोडक्ट का जो आउटकम निकल कर आया था, दैट वाज अ स्केलर क्वांटिटी एंड हेंस इट वाज आल्सो कॉल्ड एज अ स्केलर प्रोडक्ट. और क्रॉस प्रोडक्ट का जो आउटकम निकल कर आता है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी एंड हेंस इट विल बी कॉल्ड एज अ वेक्टर प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? अगर मैं कहूंगा दो वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट को लिखा जाएगा ए क्रॉस बी, विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए. सिर्फ ए लिखने का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, साइन ऑफ थीटा एन कैप. वहां पर डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा था, ये एन कैप नहीं था, बट यहां पर एन कैप है. इंडिविजुअली मतलब समझाता हूं क्या होगा. वेक्टर्स पहले बना लेते हैं. सो ये हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है, तो इनके बीच में जो एंगल थीटा है, राइट, तो ये एन कैप जो होता है, और लेट मी रिप्रेजेंट इट अ लिटिल बेटर. दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी. इनके बीच का जो एंगल है दैट विल बी कॉल्ड एज थीटा. सो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. एन कैप के बारे में समझिएगा. दिस एन कैप इज बेसिकली अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing वेक्टर ए एंड बी. यानी कि ये एन कैप बताता है कि ए क्रॉस बी कहां पर होगा, वो पता चलेगा हमें एन कैप से. और एन कैप है क्या? एन कैप एक यूनिट वेक्टर है, वो तो कैप से पता चलता है, बट इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी. तो ए और बी वेक्टर का प्लेन कौन सा होगा, वो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं. नाउ इमेजिन ए एंड बी वेक्टर लाइक दिस. कुछ इस तरीके से समझना. ए वेक्टर को ब्लैक मार्कर से रिप्रेजेंट करूंगा, बी वेक्टर को ब्लू से रिप्रेजेंट करूंगा. तो आप ऐसे इमेजिन करो, देखो ये इनके बीच का एंगल थीटा, ए वेक्टर बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा. इसको मैंने ऐसे रखा, इसको मैंने ऐसे रखा. ए वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, बी वेक्टर अंदर की तरफ आ रहा है, राइट. सो ये जो है, आप देखो कि ये प्लेन हो गया ना. इस तरीके से इसको इमेजिन करो कि ये इस प्लेन में रखा हुआ है. तो ये जो दो वेक्टर है, वेक्टर ए और बी, वो इस प्लेन में रखे हुए हैं, राइट. तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. यानी ये जो प्लेन है इससे परपेंडिकुलर, तो इससे परपेंडिकुलर या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है. या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है. तो कैसे पता करेंगे? ए क्रॉस बी में एन कैप का डायरेक्शन निकालने का तरीका होता है, इट इज कॉल्ड एज द राइट हैंड रूल. अब राइट हैंड रूल कैसे आएगा वो मैं आपको समझा देता हूं थोड़ी देर में. यहां तक आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिया. यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी. यहां पर हम मान के चल रहे हैं दैट ए वेक्टर इज आउटसाइड बोर्ड, आपका जो व्हाइट बोर्ड है उससे बाहर की तरफ है, और जो बी वेक्टर है दैट इज इनसाइड बोर्ड, ये आपके बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, राइट. सो अब जो है डायरेक्शन निकालने की कोशिश करते हैं. मैग्नीट्यूड अगर आप देखेंगे तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो बड़ी आसानी से यहां पर तुमको दिख रहा है, विच इज नथिंग बट ए बी साइन थीटा. क्योंकि अगर आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे, मान लीजिए इफ यू वांट टू राइट डाउन कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तुम्हें, तो आप लिखोगे ए बी साइन ऑफ थीटा. ये तो स्केलर है,
एन कैप का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपको मिलेगा 1 बिकॉज इट्स अ यूनिट वेक्टर. सो ये तो मैग्नीट्यूड हमने आसानी से लिख दिया. हाउएवर another thing that will come to us and that will be called as the direction of A cross B. A cross B का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? This direction is given by a very interesting and important rule called as right hand thumb rule. ये राइट हैंड थंब रूल होता है आपका, इसके जरिए पता चलेगा. अब राइट हैंड थंब रूल बोलता क्या है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि कर्ल योर फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी. किसका? राइट हैंड का. तो ये बोलता है कि कर्ल योर फिंगर्स और यू कैन से राइट हैंड फिंगर्स फ्रॉम A to B. यानी कि राइट हैंड फिंगर्स को A से B कर्ल करो, देन थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, दैट इज एन कैप. यानी कि आपको अगर राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना है तो आप अपने फिंगर्स को कर्ल करिए, राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करिए फ्रॉम ए टू बी एंड देन थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी यानी एन कैप. ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वही तो एन कैप का डायरेक्शन है, बिकॉज ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है. तो अगेन वापस आ जाते हो, डायरेक्शन का पता लगाने की कोशिश करते हैं. आप इसको मानो ए वेक्टर, इसको मानो बी वेक्टर, और इस डायग्राम को देखो. ए वेक्टर बाहर की तरफ ऐसे ओरिएंटेड है, बी वेक्टर ऐसा, देखो इस तरीके से. इनके बीच में जो एंगल होगा दिस इज गोइंग टू बी थीटा. सो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है. तो आप क्या करेंगे? आप इसके दोनों टेल को जोड़ेंगे, तो टेल को जोड़ेंगे इस तरह से और अपना राइट हैंड लेंगे और उसका जो पाम है वो उसके जंक्शन पे रखेंगे, जॉइंट पर, और अपने फिंगर्स को ऐसे ओपन करेंगे पूरा और फिंगर्स को ए से बी कर्ल करेंगे, ए क्रॉस बी. उल्टा नहीं जाना, ऐसे कर्ल करना एबनॉर्मल है. आप कर्लिंग फिंगर की हमेशा ऐसे करोगे ना, ऐसे फिंगर कर्ल करते, ऐसे नहीं कर सकते, हाथ टूट जाएगा. तो आपको ऐसे कर्ल करना होगा. किसका? राइट हैंड. तो आपने क्या किया? यू टेक ए एंड बी और ए से बी कर्ल करो. सो ऐसे रखा मैंने, ए बाहर की तरफ, बी अंदर की तरफ. तो ए क्रॉस बी कहां निकल कर आया? ऊपर की दिशा में. देखो इस प्लेन से परपेंडिकुलर है, बट इस प्लेन से परपेंडिकुलर टू नीचे भी हो सकता था, इस प्लेन से परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता था, बट इसमें ए क्रॉस बी का इस्तेमाल करके पता चल गया कहां पर है. ये ए है, ये बी है, तो ए क्रॉस बी कहां पर? ऊपर. बी क्रॉस ए कहां पर? नीचे. ए क्रॉस बी ऊपर, बी क्रॉस ए नीचे. तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा. तो अगर आप बोलेंगे कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका जो है डॉटेड लाइन से मैंने बना रखा है, ये आपका बी वेक्टर है, तो इनके बीच का एंगल ए थीटा है. तो आपका जो ए क्रॉस बी निकल कर आएगा, ए क्रॉस बी, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, ए क्रॉस बी, तो ये आपका डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का. और इसी को हम एन कैप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इस तरीके से आपने जाना कि मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जाएगा, डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा. अब इसके जस्ट बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है. जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन निकाला था, एक बार देख लेना जाकर के, वेक्टर्स के 5th सेशन में. अब इसको कॉपी करो. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर, मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं और वो सवाल ये है, क्या एरिया स्केलर है या वेक्टर? फिर रिपीट करूंगा, क्या एरिया स्केलर है या वेक्टर? अभी का अभी वीडियो को पॉज करो और दिमाग लगाओ, सोचो, पॉज करो, सोचो. सोच लिया होगा. चलो वापस आ जाओ. मुझे यकीन है और ये बड़ा तजुर्बा है मेरा कि 80 to 90% ऑफ द स्टूडेंट कहते हैं दैट सर एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज उनको ऐसा लगता है. द आंसर इज एरिया is not a scalar quantity. Area is a vector quantity, and I'm going to prove this to you now using the concept called as cross products. तो जब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर्स हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एरिया किस तरीके से एक वेक्टर क्वांटिटी है.
That means area not just has a magnitude, it also has a direction. देखते हैं कैसे. दो वेक्टर्स इमेजिन करो, ये आपका वेक्टर A और ये आपका वेक्टर B. ध्यान देना. अच्छा, ये दोनों वेक्टर इसी प्लेन में है, ये बोर्ड के प्लेन में ही है. मतलब कहने का मतलब है कि ऐसे अगर मानोगे तो ये बोर्ड के प्लेन में है ना, इसको कंफ्यूज मत कर देना. ऐसा कोई प्लेन से बाहर या कोई प्लेन से अंदर वाला हिसाब किताब नहीं है. दोनों वेक्टर जो है बोर्ड के प्लेन में. तो ये A वेक्टर ये B वेक्टर है और इनके बीच में ये एंगल जो है वो है थीटा. नाउ जब मैं आपसे कहता हूं कि इस B का A क्रॉस B जब मैं लिखता हूं, हाउ डू आई राइट A क्रॉस B? A क्रॉस B को मैं लिखता हूं A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा एन कैप. अब इसमें मैं चाहता हूं कि इसको आप कुछ इस तरीके से समझो. इसकी इंटरप्रिटेशन को मैं कुछ किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, उसको ध्यान देना. यहां पर A क्रॉस B में AB साइन थीटा मैंने लिख रखा हुआ है. अब A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा एन कैप. मैं चाहता हूं कि आप इसका मैग्नीट्यूड ले लो. जब आप इसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो आपको दिखेगा दैट मैग ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा. इन दैट केस इसको दो तरीके से मैं इंटरप्रेट करना चाहूंगा. पहले केस में मैं लिखूंगा A मल्टीप्लाइड बाय B साइन ऑफ थीटा और दूसरे में मैं लिखूंगा A साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय B. दो तरीके से. पहला अगर आप देखेंगे तो ये मैं अपना डायग्राम बना रहा हूं. दिस इज A एंड दिस इज B और ये इनके बीच का एंगल है थीटा. अगर आप देखेंगे B साइन थीटा होगा क्या, तो हमने वेक्टर रेजोल्यूशन से पढ़ा था कि बगल का कॉस होता है, सामने वाला साइन होता है. तो अगर आप देखेंगे देन दिस 90 डिग्री टर्न्स आउट टू बी B साइन ऑफ थीटा. और आप देखेंगे कि A इंटू B साइन थीटा, बेस इंटू हाइट, किसका एरिया हो सकता है? दिस इज नथिंग बट बेस इंटू हाइट. किसका एरिया था? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. क्योंकि A वेक्टर और B वेक्टर मिलकर ये पैरेललोग्राम बनाएंगे. दिस इज द पैरेललोग्राम जो A वेक्टर और B वेक्टर मिलकर बना रहे हैं. A वेक्टर एंड B वेक्टर मिलकर ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं. और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? बेस इंटू हाइट. फिर से पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट. तो आपने देखा, आपने इनडायरेक्टली बता दिया कि बॉस ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B है वो क्या निकल कर आ गया? दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. इट्स अ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. कैसे बना? formed by vector A and vector B as adjacent sides. ये जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जो कैसे बना? वेक्टर A और वेक्टर B को एडजेसेंट साइड मानते हुए जो पैरेललोग्राम बनता है उसका एरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय A क्रॉस B. ये मैं नहीं कर रहा, मैं ये तुम पे छोड़ रहा हूं. तुम बखूबे जानते हो कि इसको कैसे किया जा सकता है. सो ये तुम्हें खुद एनालाइज करना है. सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि A क्रॉस B इज एक्चुअली गिविंग यू एन एरिया, राइट? A cross product is giving you an area. It has to be a vector quantity. I can prove it yet again. And how do I do that? Let's take this book. This is the length and this is the breadth. That's the length, that's the breadth. Area क्या हो जाएगा? Length into breadth. ठीक है? So मैं तुमसे बोलूंगा अच्छा ये आपका 10 सेंटीमीटर, वैसे 10 दिख नहीं रहे, चलो ये 20 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर. तो एरिया कितना बोलोगे? 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर. बट मेरा क्वेश्चन तुमसे क्या होगा कि वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है कि इसका एरिया है? फंस गए? वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है कि इसका एरिया है? यहां पर आकर के बात फंस जाती है. तो वही चीज है ना कि अगर आप किसी भी सरफेस को देखते हैं तो ये एक एरिया है और ये एक एरिया है, भले मैग्नीट्यूड में सेम दिख रहे हो बट दोनों की डायरेक्शन अलग है. ये जो एरिया है वो ये डायरेक्शन को पॉइंट करता है, ये जो एरिया है नीचे वाला वो नीचे की डायरेक्शन को पॉइंट करता है, राइट? थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे तो यहां पर ये एरिया ऊपर पॉइंट करता है,
नीचे का एरिया नीचे पॉइंट करता है, ये राइट वाला ये भी तो एरिया है, ये इधर पॉइंट करता है, ये बाहर पॉइंट करता है, ये लेफ्ट पॉइंट करता है, ये अंदर पॉइंट करता है। सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो हमने बखूबे यहां से समझ लिया। और अगर किसी ने सवाल हमसे दे दिया और बोला कि दो वेक्टर ने एक पैरेललोग्राम बनाया है, तो बताओ पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसी तरह से मैं थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट करना चाहता हूं, इनफैक्ट एक सवाल मैं आपके सामने प्रेजेंट भी करूंगा, बट बिफोर दैट यू जस्ट नीड टू पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस होल थिंग। बढ़िया, चलो अब यहां पर चलो, ये तो पैरेललोग्राम का हो गया ना। सो यानी कि अगर मेरे पास ये वेक्टर ए है और मेरे पास ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों मिलके जो पैरेललोग्राम बनाते हैं, उस पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है, इस पैरेललोग्राम का एरिया जो होता है, दैट इज एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम टर्न्स आउट टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बहुत बढ़िया। अब इस पैरेललोग्राम को मैं दो हिस्से में डिवाइड कर सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो दिस पैरेललोग्राम इज मेड अप ऑफ टू ट्राइंगल्स ना, एक ये ट्राइंगल हो गया, एक ये ट्राइंगल हो गया, और दोनों ट्राइंगल का एरिया सेम है बिकॉज दोनों ट्राइंगल एग्जैक्टली सेम है। देन इन दैट केस यू कैन आल्सो राइट दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय A and B as adjacent side is nothing but half of A cross B. Definition वैसी चलेगी, area of a triangle formed by A and B as adjacent sides is equal to half of A cross B. Please note this down. अभी जस्ट पहले हमने वेक्टर्स का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट का, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट का हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा, और हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट इज बेसिकली गिविंग यू द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are vector A and vector B, एंड अगर ट्राइंगल की बात करेंगे तो हाफ ऑफ A क्रॉस B बोलेंगे, पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो A क्रॉस B विद द मॉड्यूलस साइन। दैट वाज द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन फॉर अ क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का रिकॉल कर लो, डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर ऑन द अदर वेक्टर, सो वहां से वो निकल कर आ जाता था। अब जानते हैं प्रॉपर्टीज क्रॉस प्रोडक्ट का क्या होता है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी आपका होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो एंटी कम्यूटेटिव होता है। एंटी कम्यूटेटिव मतलब, कम्यूटेटिव का मतलब था प्रोडक्ट के ऑर्डर को बदल दो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। जैसे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, चलेगा। बट यहां पर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, ना 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 ना, ऐसा नहीं होता है। यहां पर इनफैक्ट A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। खुद सोच लो, कॉमन सेंस था, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। A B, A क्रॉस B ये है ना, तो B क्रॉस A ये होगा ना, दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तो हैव टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ माइनस साइन ना। दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो माइनस साइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो ये माइनस साइन बकायदा दिखा रहा है दैट दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। दूसरा, यस ऑफ कोर्स, जो हमने पढ़ रखा था, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, आप बकायदा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। सो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, उसमें कोई दिक्कत नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से A क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। ऑर्डर नहीं बदलना, A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, डॉट में नहीं, डॉट में ऑर्डर बदलोगे चलेगा, क्रॉस में ऑर्डर नहीं बदलना, क्योंकि ऑर्डर बदलने से साइन बदल जाएगा। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी जो होता है, इसमें जो होगा हमने पढ़ा ही था कि उसका आउटकम जो होता है, आउटकम इज अ वेक्टर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। चलो चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है? चौथा प्रॉपर्टी होता है दैट इट इज नॉन एसोसिएटिव। अब नॉन एसोसिएटिव क्या होता है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। नॉन एसोसिएटिव कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं लिख सकते A क्रॉस B क्रॉस C, ऐसी चीज को वी कैन नॉट राइट इट एज A क्रॉस B क्रॉस C। जैसे B क्रॉस C का हमने यहां पर एक पेयर बना लिया और A को अलग रखा था, फिर B को यहां पेयर बना के C को अलग कर दिया, तो इस तरह से नहीं किया जा सकता। आप क्रॉस प्रोडक्ट को एसोसिएट नहीं कर सकते। सो प्लीज 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 रिमेंबर दैट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दैट, राइट। अब ये तो ज्योमेट्रिकल चीजों के बारे में हमने जान लिया। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था कि अगर यूनिट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा,
और उसमें मैंने तुम्हें मैट्रिक्स बना करके सिखाया था. इट वॉज आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1, के डॉट के इक्वल टू 1 और बाकी सारे डॉट प्रोडक्ट जो यूनिट वेक्टर्स के होंगे, जो भी कॉम्बिनेशन तुम बनाओगे, दैट विल टर्न आउट टू बी 0. यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर तरीका थोड़ा डिफरेंट है. तो ये नॉन एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं बिकॉज मुझे वो जगह यूज करनी है. सो आई एम गोइंग टू राइट इट हियर एज दे आर नॉन एसोसिएटिव. नॉन एसोसिएटिव एंड एसोसिएट नहीं किया जा सकता. दैट इज आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी का पेयर को ऐसे नहीं लिख सकते कि ए क्रॉस बी और सी को अलग कर दिया. नो, ऐसा नहीं किया जा सकता. राइट. तो अब जानते हैं कि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे यूनिट वेक्टर्स के साथ तो क्या होगा. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी, इसी में कंटिन्यू करते हुए, क्रॉस प्रोडक्ट फॉर आई जे के. आई जे के में क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेंगे तो क्या निकल कर आता है, डॉट प्रोडक्ट. तो हम अच्छी तरह जानते हैं. इस केस में आपको याद रखना ये सर्कल याद करो. ऐसा सर्कल बनाना होता है और ऐसे 3 लाइनें बनानी होती है. सर्कल बनाना होता है, 3 लाइनें बनानी होती है. इसको, इस वाले को बोलते हैं हम लोग आई, इसको बोलते हैं हम लोग जे, इसको बोलते हैं हम लोग के. आई जे के बन गया ये. अब एक चीज ध्यान रखना होता है, क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, क्लॉकवाइज जाओगे तो पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव आएगा. वो तो ऑब्वियस सी बात है, बना ऐसे क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा. तो यहां कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाएगा आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे. आई क्रॉस जे ना तो के होगा, आई जे लिख दिया ना तो यहां पर के आएगा. बट आई क्रॉस जे क्लॉकवाइज गए ना तो प्लस के. सिमिलरली जे क्रॉस के. अच्छा ये कैप लिखते जाना भाई, ये मुझे आदत नहीं पर तुम डालो. जे क्रॉस के, जे के आ गया ना तो आई बचा, तो यहां पर आपने आई लिख दिया. लेकिन क्या क्लॉकवाइज गए जे क्रॉस के, यस क्लॉकवाइज गए तो प्लस आई लिखा. सिमिलरली के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या आएगा, जे कैप. इस तरह से आपने लिखा. और लिखो, चलो उल्टा जाते हैं, एक काम करते हैं, आई क्रॉस के जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज. सो आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज गया ना, आई क्रॉस के तो क्या आ जाएगा, जे आएगा बट विथ अ माइनस साइन, बट विथ अ माइनस साइन. फिर दूसरा लिखते हैं, आई क्रॉस के की जगह के क्रॉस जे लिखते हैं. के क्रॉस जे लिखेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस आई कैप. फिर आप लिखो जे क्रॉस आई, फिर आप लिखो जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस आई जब आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस के कैप. द सेम थिंग यहां पर वी वेंट क्लॉकवाइज, यहां पर वी वेंट एंटी क्लॉकवाइज. तो ये इस सर्कल के थ्रू आपको आई जे के का क्रॉस प्रोडक्ट पता होगा. इसमें एक चीज और याद रखना है कि खुद के साथ क्रॉस करोगे, खुद के साथ क्रॉस करोगे तो आपका आंसर आएगा 0. खुद के साथ क्रॉस करोगे तो आंसर आएगा 0. प्लीज 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 रिमेंबर दिस. तो इस तरह से आपको, जैसे आपने याद रखा था कि खुद के साथ डॉट करोगे तो 1 आएगा, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के, बाकी सब 0. यहां पर खुद के साथ क्रॉस करोगे तो 0 आएगा. बाकी सब में आपको इस सर्कल को फॉलो करना है. आई जे लिख लो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेना. ठीक है, तो अब आप इसको नोट कर लो. जिस तरीके से डॉट प्रोडक्ट हमने एज अ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी यूज किया था, उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट को हम एज अ कंडीशन ऑफ पैरेललिटी यूज कर सकते हैं. व्हेन आई से कंडीशन ऑफ पैरेललिटी, तो मैं पहले डॉट प्रोडक्ट पे वापस जाता हूं. मैंने आपसे कहा था कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर. वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर परपेंडिकुलर है, देन मैंने बताया था आपसे दैट ए डॉट बी विल टर्न आउट टू बी 0. और ये हमने कैसे प्रूव किया था, क्योंकि हमने बोला था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो जब आप ए डॉट बी लिखोगे तो इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ 90 डिग्री आएगा, जो कि 0 हो जाएगा. तो आंसर 0 आता था. और इसको हमने एज अ टेस्ट ऑफ परपेंडिकुलरिटी यूज किया था. उसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देखना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल. ये 2 लाइन का मतलब होता है पैरेलल. तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है ना, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है. मैं प्रूव करूंगा कैसे. देन ए क्रॉस बी
0 आएगा। हाउ? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। दोनों के बीच में अगर आप एंगल देखने की कोशिश करोगे तो 0 डिग्री है। तो अगर आप लिखोगे यहां पर ए क्रॉस बी तो आपको दिखेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ 0 डिग्री, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन ऑफ 0 डिग्री एन कैप, और वो आंसर निकल कर आ जाएगा 0 बिकॉज साइन ऑफ 0 विल टर्न आउट टू बी 0। यानी कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, फट से डॉट प्रोडक्ट लगा के चेक करो। दो वेक्टर पैरेलल है, फट से क्रॉस प्रोडक्ट लगाकर चेक करो, और इस तरीके से आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर लोगे कि वेदर द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। Dot product is a test of perpendicularity. You can also use cross product as a test of parallelity. तो उस चीज को हम ध्यान रखेंगे दो वेक्टर्स जब पैरेलल होंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो पॉज करके। चलो वापस आओ। अब हम जानते हैं कि वेक्टर्स को, क्रॉस प्रोडक्ट को अल्जेब्राइकली कैसे दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं डॉट में जाता हूं पहले, क्योंकि डॉट से ना बार बार कनेक्ट होगा तो रिकॉल फटाफट हो जाएगा। तो मैं याद होगा मैंने ऐसे लिखा था कि ए वेक्टर आपका अगर है ए एक्स आई कैप, और इसको ऐसे लिखता हूं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये मेरा ए वेक्टर है जो मुझे दे रखा हुआ है। सिमिलरली मुझे यहां पर बी वेक्टर दे रखा हुआ है, दैट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इस तरीके से मुझे दो वेक्टर दे रखा हुआ है। तो तुम्हें याद होगा मैंने डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखाया था। मैंने आपको लिखाया था कि ए डॉट बी जो है आप लिख सकते थे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ये हमने कैसे किया था, ये हमने जो है डॉट प्रोडक्ट किया था, ब्रैकेट को ओपन किया था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई किया था, आई डॉट आई को 1 किया था, जे डॉट जे को 1 किया था, के डॉट के को 1 किया था, और बाकी सारे डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दिया था। तो हमारे पास ये टर्म बचा था। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का मेथोडोलॉजी अलग है, क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा अलग चलेगा, तो बहुत ही अच्छे से ध्यान देना। क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाता है देखना, अल्जेब्राइकली ए क्रॉस बी। अब इसको दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसका मेथड दो है। एक आपका जो है वो स्टैंडर्ड मेथड है, एकदम स्टैंडर्ड तरीके से लिखना, और दूसरा आपका जो है वो डिटरमिनेंट मेथड है। डिटरमिनेंट मेथड मैं दोनों ही समझाऊंगा, दोनों का मतलब क्या है। पहले मैं स्टैंडर्ड मेथड आपको बता देता हूं। स्टैंडर्ड मेथड कैसे होगा, स्टैंडर्ड मेथड में एकदम सिंपल तरीके से जाओ, विदाउट थिंकिंग मच। लिखो आप ए क्रॉस बी, कोई दिक्कत नहीं है। इस ए को लिखो यहां पर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब इसको ओपन करो, जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यूज करके ओपन करते थे ना, वैसे ही बिल्कुल इसको ओपन करो। तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसका पहला टर्म लो और ये पूरा ले लो एक साथ। तो कैसे दिखेगा, ए एक्स आई मत छोड़ना, आई कैप क्रॉस, ये पूरा लेना, आई और क्रॉस दोनों ही रखना। क्रॉस डिफाइन करता है मल्टीप्लीकेशन कैसा है, आई डिफाइन करता है कि वेक्टर कौन है। तो यहां पर लिखो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ऐसा आपने पहला टर्म लिखा। दूसरा टर्म कैसे लिखोगे, प्लस दूसरा टर्म, इसको मैं रेड से मार्क करता हूं, ये लिखो, इसको फिर से रिपीट करो। तो आपने ये लिखा ए वाई आई कैप क्रॉस, फिर से इसको रिपीट करो बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। राइट, इस तरह से इसको फिर रिपीट करो, प्लस तीसरा टर्म लिखो। फिर उसके बाद जो है इन दोनों को सॉल्व करो, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, एंड सो ऑन। आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के माइनस जे, एंड सो ऑन। वो मेथड यूज करके जस्ट ओपन इट। लेकिन ये बहुत लंबा मेथड है, इसमें बहुत टर्म्स बनेंगे, बहुत कंफ्यूजन आ सकता है। सो लेट मी मेक योर लाइफ सिंपल इन दिस केस। मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरा मेथड, which is called as determinant method. For that reason, just copy this so that I can rub. Yeah, आगे बढ़ते हैं। So let me tell you the determinant method and how does it
work. Nice. So let's talk about the डिटर्मिनेंट मेथड. डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो कैसा होता है? सी, डिटर्मिनेंट मेथड में लिखा जाएगा ऐसे, A क्रॉस B इज इक्वल टू, ऐसे दो डंडी बना दो डिटर्मिनेंट के, और इस दो डंडी में टोटल 9 प्लेसेस होंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रो 1 रो 2 रो 3. इसको हम बोलेंगे दिस इज बेसिकली रो 1 रो 2 रो 3. पढ़ा होगा ना, एक्सेल में होता है. दिस इज गोइंग टू बी कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3. तो इस तरीके से हमारे 9 प्लेसेस बन जाएंगे. ठीक, A क्रॉस B लिख रहे हो ना, इस A क्रॉस B को ध्यान देना, इसी को देखकर लिखने वाला हूं मैं. तो A क्रॉस B लिख रहे हो ना, सबसे पहले रो में आप लिख दो I J और यहां लिखो K. I J K लिखो, I J K लिखो. ठीक, बढ़िया. अब A क्रॉस B लिख रहे हो ना, पहले कौन सा टर्म आ रहा है? A आ रहा है कि B आ रहा है? A आ रहा है. तो A का जो कंपोनेंट है वो एकदम ऑर्डर में यहां भर दो दूसरे रो में. तो A का कंपोनेंट कौन है? AX, AY, AZ. तो उसको उसी ऑर्डर में यहां भर दो. तो ये हो जाएगा आपका AX, AY और ये हो गया AZ. अब B के कंपोनेंट को सेम ऑर्डर में भर दो, BX, BY और BZ. इस तरीके से आपने अपना मैट्रिक्स तैयार कर लिया है. अब इस मैट्रिक्स को ओपन करना शायद आपको ऑलरेडी पता होगा, बिकॉज यू माइट हैव डन दिस थिंग इन द पास्ट, बट इन केस यू हैवंट डन इट, तो मैं इस मैट्रिक्स को भी ओपन करना आपको बताऊंगा. बट बिफोर आई वेंचर इनटू दैट, I want you to copy this. So pause the video and copy this. इसको यहां छोड़ेंगे नहीं, आप इसको कंप्लीट करेंगे. मैं नहीं कर रहा बिकॉज जरूरत नहीं पड़ी, बट यू हैव टू डू इट एटलीस्ट वंस. तो इसको कॉपी करो. चलो रब करते हैं. चलो, मैं इस बात को उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है. लेकिन अगर आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट ओपन करना नहीं आता है तो मैं वो आपको बताता हूं कैसे ओपन करेंगे. देखना, इसको ओपन कैसे किया जाता है, तरीका समझना है ना. सबसे पहला वाला टर्म पकड़ो. मैं कलरफुल मार्कर यूज करने वाला हूं. सो सबसे पहला वाला टर्म पकड़ो. सबसे पहला वाला टर्म पकड़ लिया आपने, तो ये आपने I ले लिया, उसको लिखो यहां पर. तो आपने लिखा I. ठीक है. अब जो है इसका रो छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो. इसका रो भूल जाओ, इसका कॉलम भूल जाओ. यानी कि अभी जो है forget about this, don't consider this. आप इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ. ठीक है, इसको भूल गए तो आपको दिखाई क्या देगा? आपको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है. यू कैन ओनली सी दिस बिकॉज आप इसको भूल गए, ये दिखाई दे रहा है ना. तो इसका मैट्रिक्स बना दो, इसका डिटर्मिनेंट बना दो. इसका डिटर्मिनेंट ऐसा दिखेगा. इसको हूबहू उठाकर लिख दो, AY AZ BY BZ. तो हूबहू उठाकर आपने लिख दिया, ऐसे दिख गया आपको. ठीक है, ये पहला टर्म हुआ. मैं रब करूंगा क्योंकि मुझे दूसरा भी लिखना है. सो नाउ forget about this and this. Nice, forget about this as well. All right, अब जो है आप दूसरा टर्म कंसीडर करो, इसको कंसीडर करो. लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप दूसरा टर्म कंसीडर करेंगे, देन ब्रिंग दैट टर्म विद अ माइनस साइन. इस टर्म को आप माइनस साइन के साथ लिखो. ध्यान से, जब पहला टर्म कंसीडर करेंगे तो प्लस से लिखेंगे, दूसरा टर्म कंसीडर करेंगे तो माइनस से लिखेंगे. अब आप दूसरे टर्म की बात कर रहे हैं तो इसका रो को भूल जाओ, यानी इस लाइन को भूल जाओ, और इसका कॉलम भूल जाओ, यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन को भूल जाओ. तो अगर आप इसके रो को भूल गए, इसके कॉलम को भूल गए, तो बचा क्या? AX BX AZ BZ. रो भूल गए, कॉलम भूल गए, AX BX AZ BZ. आप उसको जो है अपने छोटे से डिटर्मिनेंट में उतार लो. तो दिस बिकम्स AX, दिस बिकम्स BX, दिस बिकम्स AZ, दिस बिकम्स BZ. बहुत बढ़िया, ये लिख लिया आपने. अब इसको हटाते हैं, ये हटा दिया मैंने ऐसे.
ये यूं हटा दिया। अब जो है तीसरे पे आ जाओ। जब तीसरा आप कंसीडर करोगे तो इसको कंसीडर करो, बट इस केस में माइनस साइन के साथ नहीं, इस केस में प्लस के साथ के लिखो और आपको इसमें इंसर्ट करना है। तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब इसके रो को छोड़ दो और इसके कॉलम को छोड़ दो, तो आपके पास बचा क्या? इसका रो छोड़ा, इसका कॉलम छोड़ा, तो आपके पास बचा ax ay bx by। तो यहां लिख दो आप ax ay bx by। तो इस तरीके से आपने पूरा का पूरा अपना जो है ये डिटर्मिनेंट को आसान बनाया। कैसे आसान बनाया समझना। अगर आप देखोगे तो ये वाला डिटर्मिनेंट 3x3 था, क्योंकि इसमें 1 2 3 तीन रो थे, 3 कॉलम था। आपने इसको 2x2 कर दिया, क्योंकि अब इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो आपने 2x2 कर दिया। 2x2 को सॉल्व करना बहुत आसान है। कैसे करेंगे देखना। ये लिखो i और ऐसे ब्रैकेट ओपन करो, ये लिखो i ऐसे ब्रैकेट ओपन करो। इन क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, दैट इज ay bz माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो az by। ये तो नंबर्स है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल हो गई। माइनस j, फिर से ब्रैकेट ओपन करो। अब जो है सेम चीज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो लिखो यहां पर ax bz माइनस, अब जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस के बाद, देन इट्स गोइंग टू बी az bx। अब इसको लिखो प्लस k, फिर से ब्रैकेट ओपन करो। अब इस केस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा ay bx, माइनस साइन डाल दो। अब जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देन यू विल एंड अप गेटिंग इट एज ax by। और इस तरीके से आपने अपने क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत ही कन्वीनियंटली लिख लिया। हो सकता है कि डिटरमिनेंट मेथड आपको इनिशियली थोड़ा सा चैलेंजिंग फील हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, होगा, बिकॉज शायद आप में से काफी लोग ने 3x3 डिटरमिनेंट देखा ही नहीं था। 3x3 को 2x2 में रिड्यूस करना शायद नहीं आता था, जो मैंने बता दिया। 2x2 को ओपन करना नहीं आता था, जो अभी आपको फिर से पता चल गया। सो इन दिस केस अगर आपको जरा भी दिक्कत हो रही है डिटरमिनेंट को समझने में, नो इश्यूज, गो एंड गूगल, पता चल जाएगा। बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट जाकर के पढ़ लो, बहुत फट से समझ में आ जाएगा। मोस्टली मुझे अजम्पशन है कि आपने स्कूल में पढ़ा है और मैंने यहाँ पर रिवीजन करा दिया। ये जो डिटरमिनेंट मेथड है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग देगा, बट एक बार अगर प्रैक्टिस हो गई ना तो क्रॉस प्रोडक्ट, मैं लिटरली बोल रहा हूं, आप इसी मेथड से हमेशा करोगे, बिकॉज ये मेथड बहुत फ्लॉलेस है, इसमें गलती नहीं होती। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड, राइट। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नाउ इसको कॉपी करो, मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं अभी। द क्वेश्चन इज, एक मैं सॉल्व करूंगा, दूसरा आप सॉल्व करने वाले हो। इनफैक्ट रब ही कर देता हूं, इसको कॉपी करो, रब कर रहा हूं। यस, द क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है तो बहुत ही आसान है कि आपको दे रखा है मैंने कि आपका जो ए वेक्टर है उसकी वैल्यू है 3k कैप प्लस 3k कैप प्लस 4j कैप। ये आपका ए वेक्टर दे रखा है इन्होंने, साथ ही साथ इन्होंने बी वेक्टर दे रखा हुआ है, बी वेक्टर दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और इन्होंने बोला है ए क्रॉस बी बताओ कितना होगा। इन्होंने बोला है कि बताओ आपका ए क्रॉस बी कितना होगा, एंड उसका मैग्नीट्यूड भी बता दो कि उसका मैग्नीट्यूड कितना निकल कर आ रहा है। दैट हैज बीन गिवन टू अस। अब मैं क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट यू गाइस टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई सॉल्विंग इट योरसेल्फ, उसके बाद मैं समझाता हूं। डन विद दैट, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। देखो, सबसे पहले इसको सलीके से लिखो, ये गलत तरीके से लिखा गया है। आप लिखो हमेशा ए वेक्टर इज इक्वल टू, आई वाले कंपोनेंट को पहले लाओ, इसमें आई वाला कंपोनेंट नहीं है तो उसको लिख सकते हो आप 0 आई कैप, फिर जे वाला लाओ प्लस 4 जे कैप प्लस
3 k कैप, देखो i j k मैच कर गया, ठीक है। बी वेक्टर ये बकायदा दिया है, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। अब लिखो a क्रॉस b इज इक्वल टू, ये 3 डंडी बनाओ, सो 2 डंडी बनाओ, i j k। इसका लिखो a पहले आ रहा है ना, 0 4 3, ये देखो 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। अब इसको हम लोग कैसे ओपन करते हैं, इसको हम ओपन करते थे, इस वाले टर्म को ले लो i और इसको 2 में रिड्यूस कर दो, तो इसको लिखो 4 1 3 माइनस 1, ठीक है। अब दूसरा टर्म माइनस के साथ लेना, तो माइनस j। अब इसके बाद माइनस j लोगे तो इसके रो कॉलम को छोड़ो, तो आपने लिखा 0 1 और यहां से लिखो आप 3 माइनस 1 प्लस इसको लो k। अब k लिखने के बाद इसका रो और इसका कॉलम छोड़ो, तो ये बचा आपके पास 0 1 4 1, ये हो गया आपका रिडक्शन। अब जो है i क्रॉस मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, -4 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 माइनस j, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 प्लस k, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 0 माइनस 1 इंटू 4 इज 4, तो क्या निकल कर आ गया -7i प्लस 3j माइनस इंटू माइनस -4k, ये हो गया हमारा, दिस टर्न्स आउट टू बी आर a क्रॉस b का वैल्यू। चलो इसका मैग्नीट्यूड अगर रिपोर्ट करना चाहे तो मैग्नीट्यूड क्या होगा a क्रॉस b, इट टर्न्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, विच इज अंडर रूट ऑफ 49 प्लस 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 is 25, 25 plus 49 is 69 74, so under root of 74 is the magnitude. Now this is something that I have done for you, लेकिन अब मैं तुम्हें सवाल यहां पर दे रहा हूं, इस कोने में लिख दे रहा हूं यहां पर। ये सवाल आपका कुछ ऐसा है कि आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। आपका a जो पॉइंट है, a वेक्टर ऐसे दिया गया, ध्यान से देना, इट इज 2, -1, 1 ऐसे बोला गया है, और b वेक्टर आपको दिया गया है 3, 4, -1, और फिर इसने बोला है कि भाई बताओ आपका a क्रॉस b कितना निकल कर आएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना। इससे नेक्स्ट क्लास जो ऑब्वियसली असाइनमेंट डिस्कशन क्लास होगी वहां पर मैं क्वेश्चन ले लूंगा, तो आपको इसको सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर आपको कितना निकल कर आने वाला है, राइट। सो इन दैट केस प्लीज नोट दिस डाउन। एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लो प्लीज। जिस तरह से मैंने पिछला सवाल आपको सॉल्व करना सिखाया क्रॉस प्रोडक्ट के केस में, मैं एक बहुत ही बेसिक लेवल का बट बहुत ही लर्निंग वाला सवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। ए वेक्टर के बारे में जानकारी मैंने दे दी है, बी वेक्टर के बारे में जानकारी दे दी है। पहला सवाल है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बताओ, मॉड्यूलस। दूसरा सवाल है ए और बी से परपेंडिकुलर एक वेक्टर बताओ, यानी ए और बी दोनों ही से परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा। तीसरा सवाल है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो भी एंगल है उसका कोसाइन और साइन बताओ, यानी उसका कॉस थीटा बताओ और साइन थीटा बताओ। आसान सवाल है। सो व्हाट आई वांट इज पॉज द वीडियो, सॉल्व इट योरसेल्फ, लो 10-15 मिनट सॉल्व करो आराम से, फिर वापस आकर के रिज्यूम करके इसका सॉल्यूशन देखो। अब मैं जा रहा हूं सॉल्यूशन बताने, कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज आप ऐसे मान लो कि ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका लेट्स से बी वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा है। ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, ए क्रॉस बी मुझे निकालना है, तो मैट्रिक्स मेथड से ए क्रॉस बी मैं निकालूंगा। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालूंगा मैं फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूं। सो फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूं। ए क्रॉस बी मुझे निकालना है, तो ये लिख दिया मैंने, 3/3 बनाया, i j k एंड 3 1 2 2 -2 एंड 4। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसका वैल्यू डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। इसकी वैल्यू आती है 8i माइनस 8j प्लस 8k, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये ए क्रॉस बी की वैल्यू है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो हो जाएगा 8 अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज 8√3, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। पहला सवाल डन। दूसरा सवाल, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। आपको मैंने बताया था कि यदि आपका ए वेक्टर ये, बी वेक्टर ये, ए वेक्टर बी वेक्टर,
ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये दोनों के प्लेन से कोई यूनिट वेक्टर होता है तो ए क्रॉस बी निकालने पर जो एन कैप होता है वो होता है। रिमेंबर इट, याद करो, मैंने आपसे बताया था कि जब भी हम लिखते हैं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी को लिखा जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, साइन ऑफ थीटा एंड एन कैप, ये आपका आता है ना। So this turns out to be, this n cap is the unit vector which is perpendicular to A and B both combined, right? तो ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाती है। अब या फिर ऐसे, तो ये चीज, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं। हाउ कैन आई राइट इट? द अदर वे ऑफ राइटिंग दिस इज कि ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा क्या होता है? अगर मैं लिखूं ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो सिर्फ लिखूंगा ना ए बी साइन थीटा, तो इन दोनों को ले लो रेशियो, देयरफॉर एन कैप क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपका एन कैप हो जाएगा। ए क्रॉस बी कितना है मेरे पास? 8i माइनस 8j प्लस 8k, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 8√3। तो यहां से मुझे पता चला कि मेरा एन कैप हो जाएगा 8 कैंसल, i माइनस j प्लस k अपॉन √3, ये हो गया मेरा बी पार्ट। ये मैंने सेकंड सॉल्व कर लिया। थर्ड बोला है कोसाइन एंड साइन ऑफ द एंगल। अच्छा, कोसाइन कैसे आता है? देखो याद रखना, कॉस थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं, डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो यहां पर हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूंगा a डॉट b को लिखूंगा ए बी कॉस ऑफ थीटा, देयरफॉर कॉस ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ b। कितना निकल कर आ रहा है? a डॉट b कितना हो जाएगा? 3 into 2 6, 1 into minus 2 is minus 2, 2 into 4 is 8 plus 8 अपॉन, आपको यहां से दिख जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ए का मैग्नीट्यूड मैं यहां पर निकाल लेता हूं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना हो रहा है, यानी कि मैं सिर्फ ए लिखना चाहूं तो ए की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, कितना निकल कर आ गया? 9 प्लस 4 13 प्लस 1 14, तो अंडर रूट ऑफ 14। सिमिलरली बी की वैल्यू लिखो, बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 8 प्लस 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 16 इज 24, तो अंडर रूट ऑफ 24। तो इसको यहां लिख दो आप अंडर रूट ऑफ 14 एंड अंडर रूट ऑफ 24, तो मुझे पता चल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 6 प्लस 8, 14 माइनस 2 इज 12, सो 12 अपॉन, इसको लिख लो आप अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 7, और 24 को आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 8 3 मतलब 2, और ऐसे लिख दो इसको आप, यू राइट इट एज 8 3 या फिर 6 4 लिख सकते हो आप इसमें, राइट? सो लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, इस तरीके से मैंने लिखा। क्या किया? फैक्टराइज करके लिखा, फैक्टराइज करके लिखा, तो 12 ऊपर ही रखा है मैंने यहां पर। इसमें ये 2 मिलाकर बाहर 2 आ गया, √2 फिर से 2 बन गया, तो आई हैव टेकन केयर ऑफ दिस, आई हैव टेकन केयर ऑफ दिस, और यहां पर बचा अंडर रूट ऑफ 21, तो ये हो गया 3, तो आपको आंसर आ जाएगा दिस इज 3, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 7 इंटू 3, तो 3 और √3 कट गया, आंसर आ गया आपका √3/7, दैट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। अब मुझे sin थीटा निकालना है। sin थीटा मैं यहां पर आपको निकाल कर नहीं दे रहा, बट मैं समझा दे रहा हूं कैसे निकालोगे। जैसे ही cos थीटा के बारे में लिखा ना बॉस, तो sin थीटा निकालने का तरीका क्या होगा? sin थीटा निकालने का तरीका बड़ा ही आसान होगा। sin थीटा के लिए आप लिखोगे, कहां पर लिखोगे, कहां पर लिखोगे? इसको रब कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, है ना, इसकी जरूरत पड़ने वाली थी, बट इसको रब कर रहा हूं, तो यहां पर लिखो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड क्या होता है? ए बी साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा कितना होता है? साइन थीटा इज a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड अपॉन a इंटू बी। a क्रॉस b यहां से आ गया, a इंटू बी जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसको यहां डाल दो, तुम्हें साइन की वैल्यू पता चल गई। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट किया जा सकता है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको नोट करो, ये मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया,
उन्होंने बोला है कि दोनों ही पोजीशन वेक्टर है और दोनों ओरिजिन से शुरू हो रहे हैं, बिकॉज पोजीशन वेक्टर का टेल ओरिजिन पे होता है। बोथ ए एंड बी आर पोजीशन वेक्टर। इसने बोला है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ए एंड बी वेक्टर, कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे उसका एरिया कितना होगा, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय ए एंड बी। दोनों ही केसेस में आपको मान के चलना होगा कि ए और बी वेक्टर जो है आपके ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड है, अदरवाइज आप उसका एरिया नहीं निकाल पाओगे, राइट। सो अब जो है यहां पर हमने मोर और लेस वेक्टर के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ ही पढ़ लिया है। वी हैव अंडरस्टूड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो आई कैन से दैट theoretically this chapter has come to an end। वेक्टर्स यहां पर खत्म होता है। हावेवर इस चैप्टर में मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, ढेर सारा क्वेश्चन, तो आपको ढेर सारा क्वेश्चन आने वाले 1 हफ्तों में सॉल्व करना है। 1 हफ्ते के बाद जो अगला सेशन लूंगा उसमें वो ढेर सारे क्वेश्चन को हम जो है डिस्कस करेंगे, 1 क्वेश्चन एट अ टाइम, और एक एक क्वेश्चन से लर्निंग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और अपने नोट्स को अपडेट करेंगे। दैट इज व्हाट वी प्लान टू डू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। वेक्टर सेशन एंड्स हियर। अगला चैप्टर जो है विल बी स्टार्टिंग विथ लेट्स स्टार्ट विथ कैलकुलस। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार चैप्टर अगले के अगले हफ्ते शुरू करेंगे। अंटिल देन बाय बाय, सी यू। पॉज कर लो, नोट कर लो, फिर मिलते हैं।